Assalamu alaikum students, my name is Muhammad Usman Salim, I am from UGI Chemistry Department। बेटा कोरोना वायरस की वजह से ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं और आपसे डेली की तरह अपील है कि इन क्लासेस में फुली पार्टिसिपेट कीजिए। अपना जो 40 मिनट्स 30 मिनट्स जितने भी मिनट्स का लेक्चर आपका अपलोड हुआ आप लेक्चर ज़रूर सुनें और जो भी उसमें इंफॉर्मेशन है उसे नोट करें और जो लेक्चर्स आपको लगता है नोट करने हैं आप उन लेक्चर को ज़रूर नोट करें और अपने लेक्चर नोट्स पे ज़रूर बनाइए। मैं डेली आपको ये लाइन ज़रूर बोलता हूँ कि आपके बनाए हुए जो लेक्चर नोट्स हैं वो बेस्ट हैं। उसके अलावा आप यूनिक नोट्स ज़रूर देखिए, यूनिक नोट्स में भी बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गिवन है और MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस भी गिवन है और ईयर्स भी बता दिए गए आपको ताकि आपको पता हो कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ, ताकि आपको क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस और वर्थ का पता चल जाए साथ साथ। बेटे मूव करते हैं लेक्चर की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बायोलॉजिकल कंपाउंड्स एंड फूड मटेरियल। लेकिन उससे पहले मैं प्रीवियस लेक्चर की तरफ जाना चाहूँगा। लास्ट हमने स्ट्रक्चर ऑफ आइस जो था वो स्टडी किया। स्ट्रक्चर ऑफ आइस में हमने डिस्कस किया कि जो वाटर मॉलिक्यूल हैं एक दूसरे के करीब करीब हैं, एक दूसरे के करीब करीब हैं, इसका मतलब इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद हैं। और कौन से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम डिस्कस करके आ चुके थे उससे पीछे हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले टॉपिक में। अब ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं इनकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब करीब हैं, लेकिन ये इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वाटर जो है वो सॉलिड फॉर्म में यानी कि आइस में हो। वाटर मॉलिक्यूल्स हमेशा मूव कर रहे हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स की मोशन की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती भी रहती हैं और टूटती भी रहती हैं विद इन दी वाटर। फॉर एग्जांपल अगर एक वाटर मॉलिक्यूल इस तरफ मूव कर रहा है तो इस वाटर मॉलिक्यूल की लेफ्ट साइड वाले वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक होंगी और नई बनती जाएंगी। इट मीन्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन भी रही हैं और ब्रेक भी हो रही हैं एंड इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द मोशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। अब वाटर मॉलिक्यूल्स की जो मोशन है ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। हमने KMT का 8th पास्टुलेट पढ़ा था। इसका मतलब अगर आप टेम्परेचर कम करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो मॉलिक्यूल्स की मोशन भी कम होगी। तो हमने क्या किया, हमने टेम्परेचर कम किया। टेम्परेचर कम करने से मूविंग जो मॉलिक्यूल्स से इनकी काइनेटिक एनर्जी कम हुई और इनकी काइनेटिक एनर्जी कम हुई तो इनकी मोशन जो थी वो कम हो गई और मॉलिक्यूल्स ने अपने आप को अरेंज करना शुरू कर दिया। 4 डिग्री सेंटीग्रेड जो है इस टेम्परेचर पे वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम, क्योंकि इस टेम्परेचर से ऊपर अगर आप जाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा और इस टेम्परेचर से नीचे आप जाएंगे तब भी वॉल्यूम बढ़ेगा। इसका मतलब कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मिनिमम वॉल्यूम है और जब वॉल्यूम मिनिमम होगा तो डेंसिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। इस टेम्परेचर पे डेंसिटी क्या थी? मैक्सिमम थी। आपने 4 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर को और कम किया तो वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो गया, डेंसिटी डिक्रीज होना शुरू हो गई और वाटर मॉलिक्यूल्स ने अपने आप को अरेंज करना शुरू कर दिया और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर ने आइस में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि मोशन जो थी वो बहुत हद तक कम हो गई और जब मोशन रुकी तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती गई और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो वाटर मॉलिक्यूल थे वो लिक्विड फेज से सॉलिड फेज यानी कि आइस में कन्वर्ट होना शुरू हो गए। इसके बाद हमने 2-3 क्वेश्चन डिस्कस किए कि वाई आइस फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। मैंने बताया कि हर वो चीज़ जिसकी डेंसिटी पानी से वाटर से ज़्यादा होगी वो वाटर में सिंक कर जाएगी और हर वो चीज़ जिसकी डेंसिटी वाटर से कम होगी वो वाटर की सरफेस पे फ्लोट करेगी। तो हमने लास्ट अभी डिस्कस किया था कि आइस जो है इसकी डेंसिटी वाटर से कम है। क्यों? क्योंकि आइस 9% मोर स्पेस ऑक्यूपाई करती है एज कंपेयर टू लिक्विड वाटर। अगर आप कभी बोतल में पानी भर के फ्रीज़र में रख दें और जब आप उस बोतल को बाहर निकालेंगे तो वो लेवल जो कि बोतल के अपर लेवल तक था वाटर का लेवल, जब फ्रीज बोतल आप बाहर निकालेंगे तो
कैप तक जो है वो आप देखेंगे कि जो बर्फ़ है वो पहुंची होगी। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज कर गया, 9% मोर स्पेस जो थी वो ऑक्यूपाई हुई। खैर, अब डेंसिटी आइस की जो है वो कम है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड वाटर, तो इसलिए आइस वाटर के सरफेस पे फ्लोट करती है। इसी तरह हमने डिस्कस किया था कि कैसे जो आपके पास एक्वेटिक लाइफ है वो सरवाइव करती है एक फ्रीज़ हुई लेक के नीचे। तो उसे भी हमने डिस्कस किया कि जो आइस लेयर बन जाती है लेक के ऊपर वो एज इंसुलेटर काम करती है। वो ऊपर वाले बड़े लो टेम्परेचर को नीचे वाले वार्म वाटर तक नहीं पहुंचने देती और इस तरह नीचे वाला वार्म वाटर फ्रीज नहीं होता और नीचे एक्वेटिक लाइफ बिल्कुल वैसे जो है वो चल रही होती है। तो ये हमने टॉपिक डिस्कस किया। इसके बाद टाइम बड़ा कम था, मैंने क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप जो था वो मैंने रफली बोल दिया था, और इसी तरह पेंट्स एंड डाइज में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एप्लीकेशन, तो इनको ज़रा आज हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि इनमें भी जो चीज़ें हैं वो हमें क्लियर होते जाएँ साथ साथ। तो आज सबसे पहले हम क्लींजिंग एक्शन देखेंगे ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। तो पहला टॉपिक मैं लिख रहा हूँ बेटे यहाँ पे, क्लींजिंग एक्शन है ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट्स। of soaps and detergents। बेटे बुक में जो इंफॉर्मेशन लिखी है दैट इज़ वेरी माइन्यूट। अगर आप बुक वाली इंफॉर्मेशन को देखेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे कि क्लींजिंग एक्शन कहाँ सिखाया। तो आपने उससे हटके थोड़ा सा पहले हम सोप्स और डिटर्जेंट्स को देख लेते हैं, इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि ये हैं क्या। अगर हम सोप्स की बात करें तो दीज आर सोडियम साल्ट, या सिंपली हम कह सकते हैं कि साल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साल्ट्स क्या हैं? अगर मैं लिखूं तो R C डबल बॉन्ड O और ये क्या है Na, नेगेटिव पॉजिटिव। इट इज़ द सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आप इस पूरे साल्ट को देखें तो इसके दो पार्ट्स हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स R है, ये जो R है इसे आप अल्काइल ग्रुप कहते हैं। मैं यहाँ पे लिखता जाऊँगा, R को आप अल्काइल ग्रुप कहेंगे कि ये क्या है, ये अल्काइल ग्रुप है। सबसे पहली बात तो ये। दूसरे नंबर पे हम बोलेंगे कि ये हाइड्रोफोबिक है, ये सोप का हाइड्रोफोबिक पार्ट है। हाइड्रोफोबिक, फोबिया हम कहते हैं हेटिंग को, ठीक है। तो मतलब ये वाटर हेटिंग आप कह सकते हैं, या इसकी इंटरेक्शन वाटर के साथ नहीं है। इसके अलावा ये R जो है कोई अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, बेंजाइल ग्रुप भी हो सकता है। आप इसे नॉन पोलर पार्ट भी कहते हैं। ये क्या है? नॉन पोलर पार्ट है किसका? सोप का। दूसरी तरफ अगर हम C डबल बॉन्ड O नेगेटिव और Na पॉजिटिव इसे डिस्कस करें तो ये क्या है? ये पोलर पार्ट है वाटर इसका सोप का। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटे साथ साथ, इट इज द पोलर पार्ट ऑफ सोप। बेटे जरा साथ साथ देखते रहिएगा, इट इज द पोलर पार्ट किसका जी? सोप का, क्योंकि चार्जेस आ गए इसमें, ठीक है। इसके अलावा ये जो पार्ट है इट इज वाटर लविंग पार्ट, क्योंकि पोलर है, वाटर भी पोलर है, तो ये वाटर के लिए अट्रैक्शन रखता होगा, ठीक है। तो आप इसे हाइड्रोफिलिक पार्ट भी कह सकते हैं। वाटर लविंग यानी कि हाइड्रोफिलिक। हाइड्रो मीन्स वाटर और फाइल से वर्ड है लविंग, हाइड्रोफिलिक पार्ट यानी कि वाटर लविंग पार्ट। अब अगर मैं इस सारे सोप के स्ट्रक्चर को
अगर एक डायग्राम में शो कर दूं, लेट से इस तरह शो कर दें, तो ये जो टेल मैंने दिखाई है आपको, लेट से ये टेल क्या है, ये टेल अगर आर अल्काइल ग्रुप है यानी कि नॉन पोलर ग्रुप, और ये जो रेड से मैंने दिखाया इट इज पोलर पार्ट, आर यानी कि नॉन पोलर पार्ट मैं यहां पे लिख भी देता हूं। आर का मतलब क्या है, नॉन पोलर पार्ट है जी ये सोप का, और जो मैंने रेड से दिखाया आपको ये क्या है, लेट से पोलर पार्ट है सोप का। अब ये तो अज्यूम कीजिए ये स्ट्रक्चर है वाटर का। अब जब क्लीनिंग एक्शन किस तरह होगा, लेट से ये कोई फाइबर है, कोई क्लोथ उसका फाइबर, और इस फाइबर में जो डर्ट है, लेट से ग्रीस या कोई और डर्ट पार्ट मौजूद है जिसे आपने क्लीनिंग करनी है, जिसकी यहां से लेट से कि इट इज द डर्ट पार्ट स्टक इन द फाइबर्स ऑफ द क्लोथ। अब आपने इस डर्ट पार्ट को रिमूव करना है, इस डर्टी पार्ट को रिमूव करना है। तो जब आप डिटर्जेंट अप्लाई करेंगे, ये जो सोप्स एंड डिटर्जेंट हैं, जब आप ये अप्लाई करेंगे तो लेट से अगर ये जो पार्ट मैंने दिखाया है या ये ग्रीस है या कोई नॉन पोलर पार्ट है, तो होगा क्या, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटे, ये लेट से नॉन पोलर पार्ट है या नॉन पोलर कोई मटेरियल है। तो जब आप सोप अप्लाई करेंगे तो सोप का एक नॉन पोलर पार्ट है और एक पोलर पार्ट है। तो सोप का जो नॉन पोलर पार्ट होंगे सारे, वो इस डर्ट पार्ट के साथ आके स्टक होना शुरू कर देंगे। मैं अपनी डायग्राम अभी कंप्लीट करता हूँ, आप देखते जाइएगा ज़रा बेटे साथ साथ, कि जितने भी सोप के नॉन पोलर पार्ट्स थे उन्होंने आके इस नॉन पोलर ग्रीस या किसी दूसरे डर्ट पार्टिकल के साथ आके अटैच करना शुरू कर दिया। उसके बाद जब आप वाटर यहाँ से पास करवाएंगे वॉशिंग के लिए, लेट से आपने वाटर पास करवाया, तो वाटर पोलर है, तो पोलर वाटर सोप के इस पोलर पार्ट के साथ अटैच होगा और इससे जो है वो यहाँ से क्या करेगा, पुल करेगा। और जब सोप पुल होगा यहाँ से, तो सोप के साथ साथ ये जो डर्टी पार्ट है ये भी फाइबर में से वापस रिमूव होता जाएगा। तो इस तरह आप क्लींजिंग एक्शन करते हैं। और आपने देखा कि ये जो पोलर पार्ट है ये और वाटर का जो पोलर पार्ट है उनके दरमियान कौन से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होंगी। तो इसका मतलब क्लींजिंग में भी कहीं ना कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही इन्वॉल्व है। ठीक है बेटे। इसी तरह नेक्स्ट जो हमारे पास इसकी एप्लीकेशन थी वो बायोलॉजिकल कंपाउंड एंड फूड मटेरियल में थी। तो इसको भी बेटे देख लेते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बायोलॉजिकल कंपाउंड एंड फूड मटेरियल्स। अब बायोलॉजिकल कंपाउंड्स कौन से हैं? वो तमाम कंपाउंड्स जो कि लिविंग बॉडीज़ में मौजूद हैं, प्लांट्स में मौजूद हैं, वो तमाम बायोलॉजिकल कंपाउंड हैं। यहाँ पे प्रोटीन और डीएनए को डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रोटीन वाली एग्जांपल को देखेंगे। तो मैं यहाँ पे बेटे लिखता जा रहा हूँ, साथ साथ देखते जाइएगा। प्रोटीन के लिए सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा जी एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स क्या हैं बेटे? ये प्रोटीन्स हमारे
तमाम किस्म के स्ट्रक्चर्स में जी। तो बेटे सबसे पहले हम प्रोटीन्स को डिस्कस करेंगे। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन, फंक्शनल प्रोटीन्स भी हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स भी हैं। स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स जो हैं वो तकरीबन जो हमारे जितने भी सेल्स हैं उनके स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में इनका फंक्शन है। अब मैं इसके डीप डिस्कशन में जाए बगैर हम इसको डिस्कस करेंगे। प्रोटीन्स का बेटे स्ट्रक्चर यहाँ पे डिस्कस किया गया है, लेकिन प्रोटीन के स्ट्रक्चर को समझने से पहले आपको अमाइनो एसिड को समझना है, क्योंकि अमाइनो एसिड्स मिलते हैं और पेप्टाइड लिंकेज से आगे प्रोटीन बनती जाएगी। अगर मैं अमाइनो एसिड्स की बात करूँ तो अमाइनो एसिड्स क्या हैं? कार्बन है, इस कार्बन के एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप है COOH, और अगर मैं इसे ओपन करके लिखूं तो C डबल बॉन्ड O और OH, और इस कार्बन के एक तरफ जो है वो NH2 यानी कि अमीन ग्रुप मौजूद है, अमाइनो ग्रुप मौजूद है। अब होगा क्या अगर हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर को देखें तो देयर आर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन, लेकिन यहाँ पे जो स्ट्रक्चर डिस्कस किया गया दैट इज स्पाइरल स्ट्रक्चर। अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें तो यहां पे जो स्ट्रक्चर बुक में आपको दिखाया गया दैट इज राइट हेलिक्स स्ट्रक्चर दिखाया गया आपको, ठीक है। अब इसमें आपको ये जो स्पाइरल, ये जो कॉइल नजर आ रही हैं, इन कॉइल्स में अमीन ग्रुप और कार्बोनाइल ग्रुप्स मौजूद हैं। लेट्स से कि इस स्पाइरल में जो अमीन ग्रुप है इसका एक हाइड्रोजन नीचे वाले स्पाइरल के कार्बोनाइल कार्बन के ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। इन हेलिक्स में, इन कॉइल्स में अमाइनो ग्रुप भी मौजूद हैं और कार्बोनाइल ग्रुप भी मौजूद हैं, क्योंकि सारे का सारा प्रोटीन ही अमाइनो एसिड से मिलकर बना। और अमाइनो एसिड में अगर आप देखें तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद है। ये सारी स्टडीज़ आपने 10th क्लास में थोड़ा सा पढ़ा, सेकेंड ईयर में जाके आप इसे थॉरोली पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपकी आसानी के लिए थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये ग्रुप मौजूद हो तो इसे बेटे आप कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कार्बोनाइल ग्रुप, और दूसरा आपको पता है कि अमाइनो ग्रुप। अब इन कॉइल्स में ये दोनों ग्रुप्स मौजूद हैं क्योंकि अमाइनो एसिड हैं ये सारी। किसी एक कॉइल में अमाइनो ग्रुप जो है, इस अमाइनो ग्रुप का हाइड्रोजन नीचे वाली कॉइल के किसी कार्बोनाइल ग्रुप के ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, और इस तरह ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये तमाम कॉइल्स में मौजूद होंगी। और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही, इन्हीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो प्रोटीन्स हैं इनका स्पाइरल, इनका जो हेलिक्स स्ट्रक्चर है वो एग्जिस्ट करता है। एक्सरे स्टडीज से हमें पता चला कि एक्सरेज स्टडीज हैव शोन, एक्सरे स्टडी से हमें पता चला कि इस स्ट्रक्चर के हर एक टर्न में 27 अमाइनो एसिड्स जो हैं वो मौजूद हैं। 27 अमाइनो एसिड्स पर टर्न, तो मैं यहां पे लिख देता हूं पर टर्न, हर टर्न में 27 अमाइनो एसिड जो हैं वो मौजूद हैं। तो ये इसकी एप्लीकेशन थी जी प्रोटीन्स में। प्रोटीन्स तमाम जो है वो लिविंग जो सिस्टम है उनका पार्ट हैं। हमारे बालों में, नाखून में, बहुत सारे ऐसे पार्ट्स जिनमें प्रोटीन्स जो हैं वो मौजूद हैं। इनकी डीप स्टडीज़ बेटे आप आगे जाके करेंगे। कुछ आपके पास इसेंशियल भी हैं, कुछ नॉन इसेंशियल भी हैं। इसी तरह नेक्स्ट बेटे आगे आपके पास बायोलॉजिकल कंपाउंड में ही इसकी एप्लीकेशन है। डीएनए के लिए उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि डीएनए है क्या। डीएनए बेटा लिविंग बॉडीज में
ऐसा पार्ट, ऐसा जो है वो सेल है जो कि जनरेशन टू जनरेशन तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो फॉरवर्ड करता है आगे। फॉर एग्जांपल हमारी ह्यूमन इंफॉर्मेशन सारी ह्यूमन डीएनए में ही मौजूद है और ये इंफॉर्मेशन जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होती है। फॉर एग्जांपल कि आई कलर क्या होगा, स्किन कलर क्या है, हेयर ग्रोथ क्या है, ये सारी जो इंफॉर्मेशन है ये जनरेशन टू जनरेशन जो है वो आगे ट्रांसफ़र होती जाती है। खैर हमारा जो सेंटर ऑफ डिस्कशन है यहाँ पे डीएनए के फंक्शंस नहीं है, हमें डीएनए में हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिस्कस करना है। तो स्टार्ट करते हैं बेटे डीएनए से। डीएनए अगर कंप्लीट नेम लिखा जाए तो इट्स एब्रिवेशन ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। बेटे अगर इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस किया जाए तो डीएनए का स्ट्रक्चर डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है। और अगर मैं डबल हेलिक्स यहां पे बनाऊं बोर्ड पे तो दैट इज और इसी तरह सेकेंड हेलिक्स इज अब ये जो हेलिक्स हैं इनमें डिफरेंट बेसिस मौजूद हैं। कौन कौन सी बेसिस हैं जी? तो ये स्पाइरल चेन बेटे आपको दिखाएगी। अब इन स्पाइरल चेन में बेसिस मौजूद हैं और वो बेसिस कौन कौन सी हैं? एडेनिन है, साइटोसिन है, गुआनिन है और थायमीन है। अब ये जो चारों बेसिस हैं, ये चारों बेसिस इन दोनों डबल हेलिक्स में मौजूद हैं और इनके आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनमें मौजूद है। और वो किस तरह है बेटा जरा देखते जाइएगा साथ साथ कि एट जीसी, मैं याद रखने के लिए बेटा आप इस तरह याद रखेंगे एट जीसी, यानी कि एडेनिन और थायमीन इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होगी और गुआनिन और साइटोसिन इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होगी। तो मैं यहाँ पे अगर ए लिख दूँ फॉर एडेनिन और टी लिख दूँ फॉर थायमीन तो इनमें दो हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद हैं। इसी तरह जी और सी इनमें बेटे तीन हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद हैं। तो इन बेसिस के दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद हैं, इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से ही ये स्पाइरल चेन आपस में कनेक्टेड रहती हैं और इस तरह एक डबल हेलिक्स जो है वो बना रहता है। अब अगर आप इसका डायामीटर देखना चाहें तो ये जो डबल हेलिक्स है इसका डायामीटर 18 to 20 एंगस्ट्रॉन है। बेटे ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, इसे आप देखते रहिएगा। तो यहाँ से हमने ये देखा कि डीएनए का जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही है। इसी तरह और भी बहुत सारे फूड मटेरियल जैसे कि फ्रुक्टोज है, ग्लूकोज है, सुक्रोज है, इनमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इनमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है और इनमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो ड्यू टू दी OH ग्रुप प्रेजेंट इन देयर स्ट्रक्चर। तो बेटे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी इन बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर। इसी तरह कल मैंने डिस्कस किया था आपसे कि पेंट्स एंड डाइज में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है। मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा दोबारा उसे एक्सप्लेन कर दूं कि पेंट्स अगर आप देखें तो उनमें एडहेसिव प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं। एडहेसिव मतलब स्टिकिंग उनमें प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं। तो ये जो एडहेशन है पेंट्स में ये भी ड्यू टू दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। जब आप किसी सरफेस के ऊपर पेंट्स को या डाइस को अप्लाई करते हैं तो सरफेस और जो पेंट्स और डाइज है इनमें जो अडहेयर प्रॉपर्टी आती है, जो चिपकने की जो खूबी है वो ड्यू टू दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसी तरह अगर आप ग्लू और हनी वगैरह देखें तो इन जो आपके पास ये जो लिक्विड्स हैं इनमें भी बड़ी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है और स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही इनकी थिकनेस जो है वो ज़्यादा है।
तो ये कुछ एप्लीकेशन थी बेटे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। आज का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा इसके बाद दैट इज़ अवेपोरेशन। तो अवेपोरेशन की तरफ बेटे चलते हैं, दैट इज़ एन इंटरेस्टिंग टॉपिक और आपको डेली लाइफ में अवेपोरेशन से रिलेटेड बहुत सारी जो हैं वो एग्जांपल्स मिलेंगे। ज़रा आप पहले इसकी जो आपने डेफिनेशन डिस्कस की हुई है, जो प्रीवियस क्लासेस में आपने रीड किया अबाउट अवेपोरेशन, ज़रा उसे आप रिकॉल कीजिए कि अवेपोरेशन है क्या। जी बेटे, अवेपोरेशन सबसे पहले तो वैसे ही इसे डिस्कस करते हैं, बोर्ड की तरफ बाद में चलेंगे। देखिए बेटे, आपने अक्सर देखा होगा कि आपने एक ग्लास में कुछ अमाउंट में लिक्विड वाटर रखा, आपने ग्लास रखा और चले गए। आपने कुछ टाइम के बाद, लेट्स से आफ्टर सम आवर्स या आफ्टर अ डे और टू, आपने उस ग्लास को देखा तो उस ग्लास में जो लिक्विड वाटर की अमाउंट थी वो कम हो गई, अमाउंट डिक्रीज हो गई। ऐसा क्यों हुआ? ये हुआ ड्यू टू अवेपोरेशन। अब वाटर, जो लिक्विड वाटर था, उसके मॉलिक्यूल्स अवेपोरेट करके, मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल अवेपोरेट करके गैशियस फेज में एग्जिस्ट कर गए, तो लिक्विड वाटर का वेपर्स में कन्वर्ट हो जाना ही अवेपोरेशन है। लेकिन इसमें एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ थी वो ये थी कि आपने वाटर को बॉयल नहीं किया, लेकिन वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो गया। अगर आप वाटर को बॉयल करके वेपर्स में कन्वर्ट करवाते तो दैट इज़ समथिंग लाइक बॉयलिंग ऑफ वाटर, लेकिन आपने बॉयल नहीं किया। तो इसका मतलब अगर बॉयलिंग पॉइंट से पहले, बॉयलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे लिक्विड वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो, तो लिक्विड वाटर का इस तरह वेपर्स में कन्वर्ट हो जाना, ये अवेपोरेशन है। तो इसका मतलब सबसे पहले तो हम थोड़ा सा इसे समझने के लिए यहाँ पे लिखेंगे कि कन्वर्जन है किसकी? लिक्विड वाटर की या लिक्विड की, किसमें? इनटू वेपर्स। लेकिन कब? बिफोर इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि यानी कि बॉइलिंग पॉइंट से पहले या बिफोर इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो ये जो कन्वर्जन है इसे बेटे आप नाम देंगे किसका? अवेपोरेशन का। इसे बेटे आप नाम देंगे अवेपोरेशन का। लेकिन जो इसके बाद इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि अवेपोरेशन की डेफिनेशन क्या है। जी, तो बेटे अगर आप अवेपोरेशन की डेफिनेशन देखेंगे तो स्पॉन्टेनियस चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट ऑल टेम्परेचर्स इज कॉल्ड अवेपोरेशन। दोबारा देख लेंगे बेटे जरा, स्पॉन्टेनियस चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स इज कॉल्ड spontaneous change of liquid into vapors is called evaporation, and it continues at all temperatures. तो बेटा इसकी डेफिनेशन को ज़रा पहले सीख लेते हैं कि डेफिनेशन में क्या बताया जा रहा है। यहाँ पे वर्ड आ रहा है जी स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मीन्स खुद ब खुद। यानी कि आपने कोई टेम्परेचर रेज नहीं किया
या आपने कोई ऐसा प्रोसेस अप्लाई नहीं किया जिसकी वजह से लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो, ठीक है। तो इट मीन्स कि ये चेंज जो हो रहा है ये खुद ब खुद हो रहा है। और कौन सा चेंज हो रहा है? लिक्विड का वेपर्स में कन्वर्ट हो जाना, इसे ही आप नाम देंगे एवेपोरेशन। और ये तमाम टेम्परेचर पे कंटिन्यू रहेगा, यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर आप आइस देखें तो आपको आइस पर वेपर्स नज़र आएंगे, आपको वाइट से फ्यूम्स नज़र आएंगे विच आर वेपर्स ऑफ वाटर। तो इट मीन्स कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी वेपोरेशन चल रही है। ले बेटे नेक्स्ट आगे चलते हैं जी। वेपोरेशन इसके करैक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, उसके बाद इसके फैक्टर्स को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसकी एक्सप्लेनेशन को देखेंगे कि एवेपोरेशन होती क्यों है। लेट्स से हमारे पास कोई कंटेनर है और इस कंटेनर में लिक्विड वाटर मौजूद है। ये जो लिक्विड वाटर हैं, अगर मैं बाय मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड वाटर को देखूं तो वाटर मॉलिक्यूल्स हर वक्त मूव कर रहे हैं और डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और मूव करते हुए ये आपस में भी कोलाइड करेंगे और कंटेनर की वॉल के साथ भी या बर्तन की दीवार के साथ भी टकराएंगे। और इस तरह ये ड्यू टू कोलिजन अपनी एनर्जी जो है वो शिफ्ट करते जाएंगे, ट्रांसफ़र करते जाएंगे। लेट्स से कि कोई एक मॉलिक्यूल किसी दूसरे मॉलिक्यूल से टकराया और उसकी एनर्जी गेन कर ली, और इसी तरह किसी और मॉलिक्यूल से कोलाइड करने के बाद दूसरे मॉलिक्यूल की एनर्जी भी गेन कर ली, और एक ही मॉलिक्यूल एनर्जी गेन करते करते उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा हो गई कि वो बाकी मॉलिक्यूल्स के साथ जो अट्रैक्शंस हैं उन अट्रैक्शंस को ब्रेक करके लिक्विड की सरफेस से एवेपोरेट कर सकता है, ठीक है। तो लेट्स से ये रेड कलर में मैंने वो मॉलिक्यूल दिखाया जिसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और इतनी बढ़ गई कि ये बाकी मॉलिक्यूल्स की अट्रैक्शन को ब्रेक करके लिक्विड से एस्केप कर सकता है। तो लेट्स से ये मूव करता हुआ लिक्विड की सरफेस से एस्केप किया और वेपर फॉर्म में बाहर आ गया। तो लिक्विड के मॉलिक्यूल का लिक्विड की सरफेस से एस्केप कर जाना और एज वेपर लिक्विड से सरफेस से बाहर आ जाना, यही प्रोसेस एवेपोरेशन कहलाएगा, ठीक है। अब कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं इसके, अब उन करैक्टरिस्टिक्स को भी देख लेते हैं। ये जो करैक्टरिस्टिक्स हैं दीज आर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, और मोस्टली इन्हें एमसीक्यूज में ही पूछा जाएगा आपसे। जी बेटे, अब सबसे पहले तो एवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना। एवेपोरेशन क्या है? सरफेस फिनोमिना है। मतलब ये कि जब भी मॉलिक्यूल एवेपोरेट होगा तो वो लिक्विड की सरफेस से ही एवेपोरेट होगा। यहाँ पर मैंने एक मॉलिक्यूल दिखाया, लेट्स से अगर यहाँ से भी कोई मॉलिक्यूल एवेपोरेट होके बाहर जाता तो वो भी लिक्विड की सरफेस से ही जा रहा था, और इसी तरह बाकी मॉलिक्यूल्स भी। तो इसका मतलब ये है कि अगर एवेपोरेशन होगी तो सरफेस से ही होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है? सरफेस फिनोमिना है। सेकेंड बेटे, अगर इसकी करैक्टरिस्टिक्स देखेंगे आप तो दैट इज कि एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस मतलब क्या कि लेट्स से कि ये हमारे पास कोई कंटेनर है,
यहाँ कोई बर्तन है और इस बर्तन में कोई लिक्विड मौजूद है। अब वो लिक्विड जिनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, जिनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, वो मॉलिक्यूल क्या करेंगे, वो मॉलिक्यूल इस लिक्विड की सरफेस से क्या करेंगे जी, एस्केप कर जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। इसका मतलब कि ये जो मॉलिक्यूल जो अवेपोरेट हुआ वो इस लिक्विड में से एनर्जी को लेके बाहर चला गया। मतलब ये कि इस बर्तन में मौजूद लिक्विड की एनर्जी कम हो गई, एनर्जी कम हुई मतलब टेम्परेचर कम हो गया। अब ये जो एनर्जी में कमी हुई, इस कमी को पूरा करने के लिए जो सराउंडिंग्स हैं वहां से एनर्जी इस पोर्ट में या इस कंटेनर में एंटर होगी। तो इसका मतलब एनर्जी एंटर हो रही है सिस्टम में, तो ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का बेटे आपको पता होगा। एंडोथर्मिक प्रोसेस ऐसे प्रोसेस जिनमें एनर्जी सिस्टम में एंटर हो, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस ऐसे प्रोसेस जिनमें एनर्जी सिस्टम से एग्जिट हो। एंडो और एक्सो के फर्स्ट दो लेटर्स अगर आप देखेंगे तो यहां से ही आप गेस कर सकते हैं, एंडो EN फॉर एंटर, और अगर एनर्जी एंटर होगी सिस्टम में तो एंडोथर्मिक, और EX फॉर एक्सो, तो अगर सिस्टम में से एनर्जी एग्जिट होगी तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। उम्मीद है कि इस बात की भी समझ आ जाएगी। थर्ड अगर आप देखें तो इट्स अ कूलिंग प्रोसेस। तो मैं यहां पे लिखूंगा कि एवेपोरेशन कॉज कूलिंग। अब ये किस तरह, इस बात का आंसर भी तकरीबन यहां पर ही कंप्लीट हो गया कि लेट से ये सराउंडिंग्स थे, एवेपोरेशन हुई, एक मॉलिक्यूल या बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल लिक्विड से एस्केप हो गए, लिक्विड की ओवरऑल एनर्जी कम हुई। अब इस एनर्जी में कमी को पूरा करने के लिए सराउंडिंग से एनर्जी या हीट या जो है वो टेम्परेचर एनर्जी जो है वो मूव करेगी लिक्विड में। तो इसका मतलब सराउंडिंग का जो हीट है या टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो सराउंडिंग में कूलिंग होगी। तो इसका मतलब जहाँ पे एवेपोरेशन हो रही है उसके सराउंडिंग में कूलिंग जो है वो हो रही है, तो इट मीन्स कि एवेपोरेशन काज कूलिंग। नेक्स्ट बेटे अगर आप देखें तो नेक्स्ट इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कहते हैं जी कि इट कंटिन्यूज एट ऑल टेम्परेचर। इसका आंसर भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि एवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे जो है वो कंटिन्यू रहती है। अगर आप आइस को भी देखेंगे तो बड़े लो टेम्परेचर पे भी आइस के अराउंड जो हैं वो आपको वेपर्स नज़र आएंगे। इसके अलावा अगर आप आइस को एक कप पे रखें और आप अगर ऑब्ज़र्व करें तो आइस का तो टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन फिर भी आइस से भी, सरफेस से भी मॉलिक्यूल जो हैं वो एवेपोरेट हो रहे होंगे। तो इट मीन्स कि ये तमाम टेम्परेचर पे कंटिन्यू रहती है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो एवेपोरेशन फास्ट होगी और अगर टेम्परेचर कम है तो एवेपोरेशन स्लो होगी। तो ये तो बेटे इसके करैक्टरिस्टिक्स थे। नेक्स्ट इसके फैक्टर्स हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं। जी, फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करेंगे एवेपोरेशन को। या वो फैक्टर्स जिन पे एवेपोरेशन डिपेंड करती है। तो बेटे सबसे पहला फैक्टर तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। मैं यहां पे लिखूंगा जी, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर स्ट्रॉन्ग होंगी तो एवेपोरेशन स्लो होगी। ओबियसली कि अगर किसी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स ने आपस में एक दूसरे को स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट किया है तो इसका मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसे लिक्विड में से किसी मॉलिक्यूल को एस्केप करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी तो इट मीन्स
कि evaporation स्लो हो जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ कि evaporation is inversely proportional to intermolecular forces। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अगर स्ट्रॉन्ग है तो वेपोरेशन क्या होगी, स्लो होगी। इसी तरह नेक्स्ट जो फैक्टर है दैट इज सरफेस एरिया। वेपोरेशन आल्सो डिपेंड्स अपॉन सरफेस एरिया। फॉर एग्जांपल कि अगर मेरे पास दो बर्तन हैं, एक बर्तन का सरफेस एरिया कम है और एक बर्तन का सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो यहाँ से मॉलिक्यूल्स के पास अवेपोरेट होने के जो चांसेस हैं वो कम हैं, लेकिन यहाँ से मॉलिक्यूल्स के पास अवेपोरेट होने के जो चांसेस हैं वो क्या हैं, ज़्यादा हैं। तो इसका मतलब जहाँ पे सरफेस एरिया ज़्यादा होगा वहाँ पे अवेपोरेशन भी क्या होगी, फास्ट होगी। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि सरफेस एरिया या अवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। थर्ड फैक्टर अगर आप देखें तो बेटे दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर आल्सो अफेक्ट रेट ऑफ वेपोरेशन। जी बेटे मैं यहां पे लिखूंगा जी टेम्परेचर। तो इसमें तो मेरा ख्याल कुछ ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अवेपोरेशन फास्ट हो जाएगी और अगर आप टेम्परेचर कम करेंगे तो अवेपोरेशन स्लो होगी। तो मैं सिंपली यहाँ पे लिख दूंगा कि अवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो ये बेटे कुछ फैक्टर्स थे जिन पे अवेपोरेशन जो है वो डिपेंड करती है। तो आपने जो इस टॉपिक में से आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, सबसे पहले तो आपको अवेपोरेशन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। इसी तरह आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से करैक्टरिस्टिक्स हैं एवेपोरेशन के और उनका मतलब क्या है, और उसके बाद आपको फैक्टर्स पता होने चाहिए जिन पे एवेपोरेशन डिपेंड करती है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी तो एवेपोरेशन स्लो हो जाएगी, और अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो एवेपोरेशन फास्ट होगी, और अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो एवेपोरेशन भी फास्ट होगी। ठीक है, तो ये बेटे आज का लेक्चर था। टाइम कम है, इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन थे जिन्हें मैं डिस्कस करना चाह रहा था, लेकिन टाइम कम है, तो उन क्वेश्चंस को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो बेटे ये आज का टॉपिक था। आज मैंने सारा कुछ बोर्ड पे लिखा नहीं, बिकॉज़ वर्ड्स बहुत ज़्यादा थे मेरे पास, तो शायद अगर मैं लिखने की तरफ जाता तो मैं कंप्लीट नहीं कर पाता। तो मैंने कोशिश की कि मैं डायग्रामेटिकली चीज़ों को एक्सप्लेन करता जाऊँ, और आपने जो वर्ड्स हैं उस स्टफ़ के लिए आपने बुक को फॉलो करना है। डेफिनेशन अगर मैं जो भी बोर्ड पे लिखूं, आपने उस डेफिनेशन को बुक वाली डेफिनेशन से ज़रूर कंपेयर करना है। उसमें अगर कोई माइनर माइन्यूट सा चेंज है तो आप कोशिश करें कि बुक को फॉलो करें, लेकिन यहाँ पे लिखी हुई डेफिनेशन भी बिल्कुल ठीक होगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बाकी बेटे अपने लेक्चर नोट्स ज़रूर बनाइए। जब भी आप क्लास में वापस आएंगे सबसे पहले आपसे लेक्चर नोट्स की ही डिमांड की जाएगी। उसके अलावा नमाज़ पढ़ें, अल्लाह ताला से दुआ करें कि ये जो मुश्किल हालात हमारे ऊपर आ चुके हैं, अल्लाह ताला हमें इन हालात से जो है वो हम इस आजमाइश को इस दुनिया से ख़त्म करें और हमारे लिए आसानियाँ पैदा करें। और बेटे अपने रिज़ल्ट्स के लिए, अच्छे एग्ज़ाम्स के लिए भी दुआ कीजिए। बड़ों का अदब करें, बच्चों से प्यार करें और नमाज ज़रूर पढ़ें बेटे, ठीक है। और आज के लेक्चर को ज़रूर प्रिपेयर कीजिएगा, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये एग्ज़ाम में एज़ लॉन्ग क्वेश्चन और एज़ शॉर्ट क्वेश्चन दोनों तरीके से आ चुका है, और इससे बनने वाले जो डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा साथ साथ। थैंक यू बेटे, अल्लाह हाफिज़।